जानने के लिए थे। हरपाल सिंह साहब हैं बीजेपी खुर्जा से और आप 3 बार विधानसभा में अपनी दखल दे चुके हैं। सिंह साहब आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, पहले तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत कब और कैसे की? सन 1970 से की थी राजनीतिक शुरुआत, और सन 1970 से चलते चलते फिर इमरजेंसी पीरियड में हम जो है जेल में भी गए और कारागार बुलंदशहर में 6 माह बंदी रही, और इसके बाद बीजेपी के लिए ही पूरा कार्य करते रहे। पहले इसका नाम जनसंघ था, सन 80 से बीजेपी हो गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अपने गांव के प्रधान भी रहे, सन 82 में प्रधान बने, दोबारा 88 में बने। पहले हम मात्र 49 वोट से अपने गांव में जीते, पर हमको निर्विरोध घोषित किया गया, गांव वालों ने बहुत चाहा। 91 में फिर हमें विधानसभा का, खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से टिकट बीजेपी का मिला। इसके बाद हम 14,000 वोटों से जीते और बसपा को हरा करके हम विधानसभा पहुंचे। आज उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है जी, वहाँ पे काफी उथल पुथल चल रही है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं, खासतौर से दलित और दबे कुचले वर्गों के साथ में अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं और स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है और जनमानस बिल्कुल चरमरा रहा है। कारण यह है कि कुछ लोगों ने ही, यानी एक परिवार ने, कुछ लोग नहीं, कहने का मतलब यादव परिवार जो है, माननीय मुलायम सिंह जी या शिवपाल सिंह जी आदि ने ही अपना पूरा नियंत्रण कर रखा है। परंतु इस नियंत्रण से अपना उत्तर प्रदेश की सरकार जो चल रही है, आम जनता खुशहाली हालत महसूस नहीं कर रही है। बिजली की हालत बहुत खस्ता है और बिजली पर ही सारे उद्योग धंधे और कृषि निर्भर करती है, और इसके साथ साथ सड़कों की हालत गांव की बहुत खस्ता है। जो बीजेपी ने सड़कें बनवाई थी उनमें मरम्मत का तक का नाम नहीं लिया जा रहा। और लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हालत है कि अपहरण, लूट मार, चोरी डकैती या अपनी दादागिरी दिखाना, ये तो आम बात हो गई है। और तो और जातीय समीकरण, यानी उनकी जो जाति के लोग हैं उनको ही ज्यादातर जो है बड़े बड़े सरकारी नौकरियों में पद पर पदारूढ़ किया जाता है, या जो सिलेक्शन हो रहे हैं पीएससी में हो रहे हैं, या इसके पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें भी अपनी लिस्ट जो है जारी कर देते हैं। साहब, आपको लगता है कि आने वाले समय में राज्य में, केंद्र में बीजेपी का परचम एक बार फिर से लहरा पाएगा? मेरा मतलब है कि बीजेपी का वर्चस्व बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में यही माहौल रहा तो सरकार किसी की दल की बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दल हैं। बीजेपी है, बसपा है, सपा है, लोकदल है, अपना दल है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भी अपना दल बना चुके हैं। तो इस प्रकार थोड़े थोड़े लोग ही जीत पाएंगे। इस प्रकार मिली जुली सरकार। कुल मिला के आप ये कहना चाहेंगे कि राज्य में कहीं न कहीं भाजपा की स्थिति खराब है? भाजपा की स्थिति में खराब नहीं मानता हूं। भाजपा की स्थिति राज्य के अंतर्गत ऐसा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी हम सर्वोच्च शिखर पर थे तो कभी नीचे भी हो जाते हैं, और उसका कारण ये हुआ कि मायावती से संधि करने के कारण हमें बहुत हानि उठानी पड़ी है, और मायावती की संधि के कारण ही हमारा सारा जो है काम चौपट हुआ है। इसके बाद माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था, उससे भी हमको बहुत झटका लगा। अब माननीय श्री कल्याण सिंह जी पार्टी में लौट आए हैं। उनके लौट आने पर मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि पार्टी की स्थिति सुधरेगी। माननीय राजनाथ सिंह जी के हाथ में जो है पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी की कमान है, तो इन दोनों के मिलने से, और बड़े बड़े सर्वोच्च लोग जैसे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, सभी के मेलजोल से, बड़े नेताओं के से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष का मानचित्र आप जो है खींचोगे तो पार्टी ही कांग्रेस या बीजेपी है हमने सामने। लेकिन सिंह साहब, आए दिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप पिछले 3 वर्षों से बीजेपी में हैं, आपकी जिंदगी का और आपके कार्यों का अचीवमेंट क्या है?
अचीवमेंट जैसे हम 3 बार जीते, तो सबसे पहला अचीवमेंट तो ये है कि जितने गांव हैं वो 10-5% ही सड़कों से संयुक्त थे, यानी जुड़े हुए थे। परंतु अपने इस कार्यकाल के अंतर्गत 90% गांव जो है काली सड़कों से जोड़ दिए गए। यानी मेरे ही कार्यकाल में लगभग 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए गांव वाले लोग शहर को या कहीं भी अपने गंतव्य स्थानों को, या किसान भी अपने माल को मंडी तक पहुंचाने में, या गांव के शहर में, शहर के गांव में आदान प्रदान, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। नंबर दूसरा, हमारे शहर खुर्जा में अनाज मंडी नहीं थी, तो अपने बड़ी मेहनत और परिश्रम से माननीय मंत्री जी से मिलकर के 5 करोड़ रुपए की मंडी का निर्माण कराया गया, जो चल रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक राजकीय कन्या हाई स्कूल था जो पहासों में स्थित है, उसका कोई बिल्डिंग भवन नहीं था। तो अपनी सरकार के योगदान से जो है लगभग 1 करोड़ रुपए का लड़कियों के लिए स्कूल का भवन निर्मित हुआ। पहले ये स्टेट हाईवे में थी, जीटी रोड, जो कानपुर और गाजियाबाद या दिल्ली को जोड़ती है। और माननीय राजनाथ सिंह केंद्रीय भूतल मंत्री जब थे, तब जो है उन्होंने इस सड़क को स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे घोषित किया और निर्माण भी करा दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धियां सड़कों की भी रही, और लगभग 50% गांवों को अपने क्षेत्र के को विद्युतीकृत कराया गया। सिंह साहब, जो आपको कोष निधि मिलती है राज्य से या केंद्र सरकार से, वो निधि क्या आपको पूरी पड़ जाती है, या कितनी निधि होनी चाहिए ताकि जो कार्य है उनको और सिस्टमेटिक ढंग से किया जा सके? कहने का मतलब है, निधि तो जितनी मिल जाए, कोई भी बताएगा वो यही कहेगा कम है। फिर भी कितनी होनी चाहिए निधि? अब इस टाइम जो वर्तमान में 1 करोड़ रुपए मिल रही है, परंतु भाई निर्माण के कार्यों के लिए तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ हो जाओ, 3 करोड़ हो जाओ, 5 करोड़ हो जाओ। लगाने वाला ठीक तरीके से कार्य करे, जब ही विकास संभव हो सकेगा। यदि अपनी जेब भरने के लिए हम लालसा रहेंगे कि उसमें से कमीशन प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे, तो फिर बिल्कुल किंचित मात्र भी जरूरत और आवश्यकता। लेकिन सिंह साहब, देखा तो ये जाता है कि जो निधि मिलती है तो विकास कार्यों में कम, अपने कार्यों में ज्यादा लगती है। ऐसे में सिंह साहब कितने सतर्क हैं? जो निधि आपको मिलती है वो निधि पर्सनल कार्यों में ज्यादा लगकर उन कामों में कम लगती है। ऐसे में आप कितने सतर्क? जनप्रतिनिधि की जेब में नहीं आती है निधि। निधि तो सरकार के ही हाथों में रहती है। जो सरकार के अफसर हैं, सीडीओ या डीएम, उन्हीं के नियंत्रण में रहती है। हमें तो केवल अपने पैड पर लिख के देना पड़ता है कि हम सड़क का निर्माण करा दिया जाए, कि अमुक स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण करा दिया जाए, या वहां पर कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक विकास केंद्र बना दिया जाए, या अमुक सड़क की मरम्मत करा दी जाए, या बाउंड्री करा दी जाए, या नाले की सफाई करा दी जाए। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जेब में तो बिल्कुल पैसा है नहीं, पैड है हम पर, तो और कुछ नहीं है। अब जो जिसकी लालसा है, जो कोई ठेकेदार से मिल गया या अफसरों से मिल गया, या दोनों ने, अफसर ने या ठेकेदार ने या इंजीनियर ने, निर्माण करने वाले दोनों जब मिल जाएंगे, तब भ्रष्टाचार की जुगत आगे बढ़ेगी। वरना अकेला जो है विधायक या जनप्रतिनिधि या एमपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में धनराशि बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है भ्रष्टाचारी जब जनप्रतिनिधि है तो उसके साथ अफसर या ठेकेदार भी सम्मिलित हैं। सिंह साहब, आने वाले समय में आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? हम तो ये प्रयत्न कर रहे हैं, अपना टिकट मांगने के लिए प्रयत्नशील हैं। 2007 में फरवरी में चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है, आपको टिकट इस बार मिल पाएगा? है? आपको क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिल पाएगा? हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में जब 3 बार, अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 बार जीते हैं। 14,000 से जीते, फिर 15,000 से जीते, फिर 21,000 से जीते, बढ़ती हुई वोटों से जीते हैं। और चौथी बार जो हम पराजित हुए हैं वो दूसरे स्थान पर रहे, और उसका हारने का कारण भी हमारा
बहुत सीधा साधा है कि माननीय कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी थी, वो पार्टी में लौट आए हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये है कि निर्दलीय जो कैंडिडेट था वो अपनी ही जाति के खड़े हो गए थे, इस कारण भी हमारा वोट बट गया था। फिर कहने का तात्पर्य गोत्र पर और जाति पर जब चुनाव होगा तब तो ये कहा जा सकता है वोट बटने के कारण नहीं हुआ। हमने बसपा को ही 3 बार भारी वोटों से पराजित किया और अब के जीतने की जन हमारे यदि आप आकलन करें क्षेत्र में तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे कार्य क्या है, हमारे संपर्क क्या है। यानी वर्क से और संपर्क से और व्यवहार से और कार्य से ही आदमी को पहचाना जाता है। जनता हमें चाहती भी है और हम भी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित हैं। तो हमें आशा है कि हमें टिकट मिलेगा, और ना भी मिला तो जिसको मिलेगा हम अपनी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम किसी का विरोध करें। हम पार्टी से ही आगे बढ़े और पार्टी के ही गोद में रहकर अपना जीवन पूरा करना चाहते हैं। सिंह साहब, आप निरंतर यूं ही वृद्धि करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपने साक्षात्कार ब्यूरो से वार्ता की, इसके लिए धन्यवाद।